ब्लडी इश्क, वेद और पलक की कहानी एपिसोड 3। नेक्स्ट डे, कॉन्टिनेंटल ग्रैंड होटल। अगली सुबह वेद 4 बजे के आसपास होटल पहुंच गया था। उसके बाद फ्रेश हुआ, बनारस बालमपुर गांव पहुंच गया। वेद बहुत जल्दी पहुंच गया था। अभी तक कोई भी दुकान खुला नहीं था, पर उसे इतना तो पता था कि इन सब में से कुछ लोग लीडर हैं, जिनमें से नाम आता था। टाइगर के मुंह से वेद ने बार बार तपस्वी जी का नाम सुना था, जिसकी वजह से उसने टाइगर से कहा, उस बूढ़े का नाम क्या है, उसका जल्दी से पता लगाओ। अब उसी से बात करूंगा, फुल्ली एंड फाइनली। तपस्वी जी, मोहन जी, आनंद जी, ऐसे न जाने कितने लोग हैं। ये सभी लोग बगावत कर रहे हैं। इस वक्त वेद के साथ 2 बॉडीगार्ड भी थे और टाइगर ने आसपास के लोगों से पूछा कि तपस्वी जी का घर कहाँ है। लोगों ने बता भी दिया, ज़्यादा दूर तो उनका घर नहीं है, दुकान से बस 15-20 मिनट का रास्ता है। वे डायरेक्ट तपस्वी जी के घर ही पहुंचा। तपस्वी जी घर के सामने ड्राइवर ने कार रोका। वेद इस वक्त कार के पैसेंजर सीट पर बैठा था और उसने कार का विंडो नीचे किया और घर के तरफ देखा। तपस्वी जी का घर न बड़ा न छोटा, मीडियम साइज, जो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था। बाहर लकड़ी का बना हुआ नेम प्लेट लगा था, जिस पर लिखा हुआ था तपस्वी मिश्रा। वेद कार का डोर ओपन किया और अपने आंखों पर ब्लैक शेड लगाते हुए बाहर निकला और कदम बढ़ाते हुए घर के अंदर पहुंच हम दरवाज़ा अंदर से बंद था, जो देख उसने बेल बजाना शुरू कर दिया। वेद ने कंटिन्यू बेल बजाए जा रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकता, बल्कि उसे इंतज़ार करना पसंद ही नहीं। और दरवाज़ा खुला के अंदर से एक प्यारी सी आवाज़ भी आया, अरे बाबा, खोल रही हूँ जरा। वेद अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले खड़ा था और आवाज़ सुनकर एकदम से दरवाजे की ओर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि तपस्वी जी की बेटी पलक मिश्रा खड़ी थी, जो डार्क ग्रे कलर का ड्रेस पहनी थी। और उसे देखकर वेद अपने आंखों से चश्मा उतारते हुए उसे देखने लगा। तब तक पलक सवाल करते हुए बोली, जी कहिए, आप कौन? तपस्वी कहाँ है? जी, वो मेरे पापा हैं। हाँ तो कहाँ है तेरा बाप? वेद बहुत ही सख्त आवाज़ में बोला, जो सुनकर पलक एक सेकंड के लिए घबरा गई और वह लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, आप ये किस तरह से बातें कर रहे हैं? मुझे तुझसे बात नहीं करना, तेरे बाप से करना है। वेद का बात करने का लहजा पलक को बिल्कुल भी पसंद नहीं लगा। पलक क्या, उसकी जगह कोई भी बेटी अपने बाप के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब तक अंदर से आवाज़ आया, पलक कौन है? अपनी दादी की आवाज़ सुनकर पलक पीछे मुड़कर देखी और तुरंत आगे देख तेज आवाज़ में बोली, पापा इस वक्त घर में नहीं है। आपको जो भी कहना है मुझसे कह दीजिए, जब वो आएंगे तो मैं बता दूंगी। वेद तो वेद था, वह कैसे किसी का इंतज़ार कर सकता। वह बिना कुछ बोले पलक के साइड से होते हुए घर के अंदर चला गया। उसकी यह बदतमीज़ी देखकर पलक को बहुत गुस्सा आया और वह भी उसके पीछे चलती हुई अंदर आई। पलक उसके पीछे अंदर आते हुए तेज आवाज़ में झल्लाते हुए बोली, यह क्या बदतमीज़ी है? आप ऐसे अंदर कैसे आ सकते हैं? क्या आपको इतना भी मैनर्स नहीं है? यह शरीफों का घर है, आपका यहाँ गुंडागर्दी नहीं कर सकते, समझे? पलक एक ही सांस में लगातार बोले जा रही थी। वहीं वेद तो एकदम अंदर आ गया था। घर के अंदर लड़के को देख दादी, जो कुर्सी पर बैठी थी, वह अपना चश्मा आंखों पर चढ़ाते हुए बोली, कौन हो तुम भाई, और ऐसे कैसे घर में आ गए?
इतना बोलकर दादी पलक की तरफ भी देखी, जो गुस्से में वेद के सामने आकर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, घर से बाहर निकलो, निकलो जल्दी, वरना वरना क्या। वेद इतना बोल अपना गर्दन कड़कड़ करके मरोड़ने लगा। पलक का इस तरह पराई मर्दों से बात करना दादी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह भी न जाने उस लड़के की नीयत कैसी है, जिससे दादी बीच में बोली, पलकिया तू अंदर जा। अगर घर में कोई बाहरी बिना परमिशन के घुस जाए तो भला पलक चुप कैसे रह सकती है। पलक का बिना डरे ही सामने जाकर डट के खड़ी हो गई। वेद पलक को इग्नोर किया और आसपास नज़र घुमाकर देखने लगा, जिसे देख उसे इतना तो समझ गया कि इस घर में फिलहाल दो लोग दिखाई दे रहे हैं, एक जो सामने खड़ी है और एक बुढ़िया। और यह घर इतना बड़ा भी नहीं था कि जो आवाज़ बाकी लोगों को ना जाए। घर में दो तीन रूम थे, जो वेद ने अपनी उंगली बजाते हुए गार्ड को इन्फॉर्म किया, जिसका इशारा पाते ही सब रूम में जाकर चेक किया तो कोई भी नहीं था। उनका इस तरह से घर में घुसना और घर की तलाशी लेना पलक को बिल्कुल भी नहीं भाया और वह गार्ड के बीच में आकर उन्हें रोक रही थी। पर बेचारी कितनी तो अभी नाजुक लड़की थी और दादी तो जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी थी। वेद को ऐसे कमज़ोर और बेबस लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है, औरतों से बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करता। वह तुरंत वार्निंग देते हुए कहा, अगर मेरे आदमी लोग काम कर रहे हैं और तुम उनके बीच में आओगी तो उसका अंजाम तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। वेद की दादागिरी पलक या दादी दोनों को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। दादी चलते हुए वेद के पास आ ही रही थी तो वहीं वेद जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया और अपना मोबाइल निकाल बिजी हो गया। वह किसी के मुंह लगना नहीं चाहता था और ना ही बहस करना चाहता। अब दादी को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वह जोर से चिल्लाते हुए वेद से बोली, तुम सब के सब मेरे घर से बाहर निकलो, जान न पहचान घर आए मेहमान। दादी के इतना चिल्लाने के बावजूद भी वेद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह जिस पोजीशन में बैठा था उसी पोजीशन में बैठा रहा। तो वहीं दादी आगे बोली, मुझे लगता है तुम लोग चोरी करने के फिरात से हमारे घर में घुसे हो, तुम ऐसे नहीं जाओगे। दादी बोल ही रही थी तब तक वेद बोल पड़ा, बूढ़ी समझ के ना मैं कुछ बोल नहीं रहा और इस घर में तुम दोनों हो, वरना यहीं ठोक दूंगा। वेद का यह लास्ट वाला शब्द सुनकर दादी और पलक दोनों डर के मारे उसे देखने लगी। दोनों के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था, दोनों अंदर से घबरा गई थी। फिर भी पलक हिम्मत जुटाते हुए बोली, गुंडे कहीं के हमारे घर में आकर गुंडागर्दी करोगी? रुको, तुम्हें तो मैं अभी सबको यहाँ इकट्ठा करती हूँ। इतना बोलकर पलक घर से बाहर निकल जाने की कोशिश की। उतने में वेद उठा और उसका हाथ पकड़ मरोड़ते हुए कहा, क्या कहा तूने? फिर से कह तो। अब तो पलक की बोलती बंद, क्योंकि वेद ने उसका हाथ उल्टा मोड़ दिया था और उसे दर्द होने लगा। ये सब दादी देख दादी धीरे धीरे चलते हुए वेद के पास आकर बोली, तुम मेरी बच्ची को छोड़ो, तुम्हें मेरे बेटे से बात करना है ना? अभी वह घर पर नहीं है, जब वो आएगा तब आकर बात करना, अभी निकलो मेरे घर से। पलक को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि वेद ने उसका हाथ बहुत कस के मरोड़ा था, जिससे उसे बहुत तकलीफ होने लगा, बल्कि दर्द भी बढ़ गया। उसको इस तरह रोता देख वेद दांत पीसते हुए कहा, बहुत शौक है तुम्हें गुंडा बोलने का? पलक तुरंत अपना सिर ना में हिला
कांपने लगी और दर्द से कहराते हुए बोली, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। पलक का इतना कहना कि वेद और भी उसके हाथों पर प्रेस करने लगा, जिससे अब वह रो पड़ी। दादी को बिल्कुल भी देखा नहीं गया और वह जाकर पलक का हाथ पकड़ छुड़ाने लगी। उनके ऐसे करने से वेद ने पलक का हाथ छोड़ दिया और बिना वक्त गवाए घर से बाहर निकला। उसके पीछे उसके गार्ड्स भी चले गए और आते ही कार में बैठ गया। ड्राइवर ने कार चलाना स्टार्ट कर दिया। वेद कार में बैठे अपने हाथों को देख रहा था, जो हाथ से उसने पलक का पकड़ा था। इधर अंदर पलक अपने हाथों को देख रही थी, क्योंकि उसकी उंगलियों के निशान पड़ गए थे। उस जगह पर उसे बहुत दर्द हो रहा था। पलक दादी के गले लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। करीब 2 घंटे बाद तपस्वी जी और गरिमा जी और उनके साथ नंदिनी तीनों साथ में घर के अंदर आए। पर जैसे घर के अंदर आए तो घर का वातावरण बहुत ही नेगेटिव दिख रहा था, जो देखकर नंदिनी अपने चारों तरफ नज़र फेरने लगी। गरिमा जी अपनी बेटी और सासू माँ को देखकर उनके पास गई, क्योंकि पलक बहुत ज़्यादा रोई हुई थी और दादी के चेहरा भी लटका हुआ था, जो देखकर वह परेशान होते हुए बोली, माताजी क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हैं? तब तक दरवाज़ा बंद करके तपस्वी जी भी अंदर आए और कुर्सी पर बैठते हुए बोले, पलक एक गिलास पानी पिला दे बेटा। पलक तो रोई क्यों है बेटा, क्या हुआ है? माताजी आप तो बताइए। गरिमा जी बोले जा रही थी, तब तक तपस्वी जी उन दोनों की तरफ देखा और ध्यान दिया तो सचमुच पलक बहुत ज़्यादा रोई हुई थी। वह तुरंत उठे और उन दोनों के पास गए और पूछने लगे। अपने बेटे को देखकर दादी भावुक हो गई और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलने लगी, पता नहीं बेटा, कोई गुंडा मवाली घर में घुस आया था। वह तुझे ही पूछ रहा था। अगर उस वक्त तू होता तो न जाने कितनी बवाल हो जाता। और उसी ने पलक का हाथ भी मरोड़ दिया। दादी ये सारी प्रॉब्लम जैसे बताया कि तपस्वी जी तो चिंता के मारे परेशान हो गए और वह वापस सवाल दोहराते हुए बोले, माताजी क्या बता सकती वह कौन था? ये सुनकर दादी बोली, अरे बेटा, इस बुढ़ापे में मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, यहाँ तक कि आसपास के लोग भी मुझे पहचाने नहीं जा रहा। पर तुम कह रहे हो उसे पहचानने की, और ये वह कोई शहरी दिख रहा था। तपस्वी जी अपनी माता जी को साइड किया और अपनी बेटी से पूछने लगी, तुम बताओ पलक बेटा, कौन था वह? क्या तुम उसे पहचानती हो? अपने पापा की बातें सुनकर पलक अपना सिर ना में हिला दी। यह सब जानकर गरिमा जी को रोने लगी, तो वहीं जो नंदिनी कमरे में गई थी वह आकर वह भी बातें सुनी। अब वह भी परेशान होकर खड़ी हो गई। आखिर उनके घर तक कौन आ सकता है? दादी बड़बड़ाते हुए आगे बोली, जहाँ तक मुझे पता है हमारा तो कोई ऐसा दुश्मन नहीं है। तपस्वी जी तुरंत घर से बाहर निकले और आसपास देखने लगे, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा। बल्कि कुछ दूरी पर भी जाकर उन्होंने जगह जगह देखा कि शायद वह आदमी यहाँ रुका हो। सब जगह देखने के बाद भी उन्हें कोई मिला नहीं। उसके बाद घर के अंदर आ गए और आते ही परेशान होते अपनी बेटी से पूछे, क्या बात, क्या उसने तुम्हें गलत नज़र से देखा, कुछ गलत कहा तो मुझे बताओ। यह सब सुनकर पलक की आंखों में आंसू आ गया और वह बोली, नहीं पापा, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा, बस वह आपको ढूंढ रहा था, उसे आपसे काम था, वह आपसे मिलना चाहता था। अपनी बेटी की बातें सुनकर तपस्वी जी अपने दोनों हाथों को आपस में उलझा लिए और दिमाग लगाने लगे, आखिर कौन हो सकता है जो उनके घर तक आ गया। तब तक दादी बोली, दुश्मन का तो ठीक है,
पर मुझे तेरी बेटी की आदत अच्छी नहीं लगी। इसे बीच में आकर बोलने की क्या ज़रूरत था। मैं इसे मना कर रही हूँ कि मत बीच में पड़। पर नहीं, इसे तो मर्द बन के जवाब देना है। दादी की बातें सुनकर तपस्वी जी गुस्से में अपनी माँ को बोले, माताजी, आपसे कितने बार कह चुका हूँ, मेरी बेटियाँ कोई कमज़ोर घायल नहीं हैं। और अच्छा किया जो उसे जवाब दिया। ये सुन दादी बोली, हाँ सही कह रहा है तू, चढ़ा के रखा है सिर पर। तेरे चढ़ाने की वजह से तो यह सब कुछ हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो लड़का कहीं इसके पीछे आया हो। दादी का इतना कहना कि गरिमा जी आंखों में आंसू लिए बोली, माताजी ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटियां ऐसी नहीं हैं। दादी की बातें सुनकर पलक रोने लगी तो वहीं नंदिनी उसे जाकर संभालने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि वह लड़का किस किस्म का था और दादी ने अपनी आंखों से देखा, फिर भी उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मिश्रा परिवार में काफ़ी देर इन्हीं बातों का चर्चा चालू था। उसके बाद तपस्वी जी घर से बाहर निकले और दुकान पर आकर अपने करीबी लोगों को बताने लगे कि आज उनके घर में जो कुछ हुआ। दादी ने मना किया था कि पड़ोसियों को कुछ न बताए, वरना उनकी इज्जत पर प्रभाव पड़ेगा, और इन्हीं सब के चलते किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल होटल। वेद मिश्रा जी के घर से सीधे वेद होटल आ गया था और आने के बाद वो वॉशरूम में जाकर हैंड वॉश लेकर अपने हाथों को रगड़ रगड़ के साफ करने लगा, जैसे कि उसके हाथों में गंदगी लग गया हो। काफ़ी देर तक वह अपने हाथों को साफ करता रहा और उसके चेहरे पर साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसका बॉडीगार्ड टाइगर बाहर खड़ा था। वह समझ सकता था कि उसके बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वह पूछ सके। वेद काफ़ी देर तक हाथ साफ करने के बाद नल बंद किया और नज़र उठाकर आईने में खुद को देखने लगा। वह सांप की तरह अपनी नाक फन फन किए जा रहा था। काफ़ी देर आईने में खुद को घूरते रहा। उसके बाद दांत पीसते हुए खुद से कहा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है दूसरों के काम में टांग लड़ाने का, पर इन्हें पता नहीं वेद लोहिया क्या चीज़ है। अगर कोई मेरे रास्ते में आए तो मसल के रख दूंगा एक एक को। इतना बोलकर वेद अपना हाथ टिश्यू पेपर से साफ किया और वॉशरूम से बाहर निकलकर रूम में आया। सबसे पहले उसने टाइगर को अंदर बुलाया। टाइगर अंदर आते ही अपनी नज़रें नीचे झुकाए वेद के सामने खड़ा रहा। वेद उसे ऑर्डर देते हुए कहा, टाइगर, इस तपस्वी के पूरा डिटेल्स निकालो और यह भी पता लगाओ पर इस वक्त है कहाँ, और यह काम आधे घंटे में होना चाहिए। कितना? आधे घंटे में? शाम 5 बजे। आखिरकार टाइगर सारा डिटेल्स लेकर होटल कॉन्टिनेंटल में आया। तपस्वी जी के घर में कितने मेंबर हैं और इस वक्त कौन कहाँ पर है, वह सब कुछ टाइगर वेद को बताने लगा और यह भी बताया कि तपस्वी जी आ गए हैं, जो सुनकर वेद तिरछा मुस्कुराने लगा। उसको समझ पाना सबकी बस की बात नहीं। सारी बातें सुनने के बाद वेद बोला, टाइगर गाड़ी निकालो, चलकर मिलते हैं तपस्वी मिश्रा से। वेद और टाइगर कार में बैठकर बालमपुर जाने के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर में वे दोनों बाजार में पहुंचे। बाजार में पहुंचते ही काफ़ी लोगों का दुकान चालू हो गया था, पर तपस्वी जी का अभी तक दुकान चालू नहीं हुआ था। बल्कि आज तपस्वी जी ने दुकान चालू ही नहीं किया, जो देखकर कार में बैठे बैठे वेद ने टाइगर से कहा, मिश्रा के घर चलो। वेद का ऑर्डर पाते ही टाइगर ने ड्राइवर को सीधे तपस्वी जी के घर चलने के लिए कहा। 20 मिनट में उनकी कार मिश्रा जी के घर के सामने रुका। शाम तो कब का हो गया था, अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और इस वक्त घर में सभी लोग मौजूद थे, पर दरवाज़ा अभी भी अंदर से बंद था।
वेद इस बार कार में से बाहर नहीं निकला, बल्कि उसने टाइगर को ऑर्डर दिया कि जाकर दरवाज़ा खुलवाए, और टाइगर दरवाजे पर जाकर बेल बजाना शुरू किया। इस बार कोई और नहीं बल्कि तपस्वी जी ने दरवाज़ा खोला, और दरवाजे पर जैसे वेद ने तपस्वी जी को देखा तो वह तुरंत कार में से निकला और चलते हुए आ गए। वहीं तपस्वी जी टाइगर को देख सवाल करते हुए बोले, कौन हो तुम? उनका इतना कहना कि घर में मौजूद सभी लोग दरवाजे की ओर देखने लगे, और दो लोग तो पहचान भी गए कि यह है कौन, क्योंकि इसके पहले दोपहर में टाइगर से मिल जो लिया था। टाइगर कुछ कहता कि उसके पहले उसके पीछे से आवाज़ आया, वेद लोहिया। नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो सुन। वेद लोहिया कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, पर आज तेरा इंतज़ार कर रहा था, तपस्वी मिश्रा। वेद की आवाज़ इतना दमदार था कि अंदर सभी लोग सुन लिए। वहीं पलक और दादी दोनों फिर से डर के मारे एक दूसरे को देखने लगी। वेद का दादागिरी देखकर तपस्वी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और वह तेज तर्रार आवाज़ में बोले, अच्छा तो तुम हो जो मेरे गैरहाजिरी में मेरे घर आकर मेरे परिवार वालों को धमकियां दे रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे बच्ची को डराने के लिए? अगर मैं घर में नहीं था तो तुम हमारे घर में कैसे घुस गए? अगर इतना ही ताकतवर हो, मर्दों से निपटा करो, औरतों से नहीं। तपस्वी जी की बातें सीधे वेद के दिल पर जाकर लगा, जैसे कि वह मर्दों से लड़ नहीं सकता। पर वह अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, अरे तपस्वी, तूने तो साबित कर दिया, या ये कहा जाए कि तूने अपने मुंह से बता दिया कि तेरी जान तेरी बेटी में बसती है। कोई बात नहीं, चल मिलकर बात करते हैं। वेद के मुंह से अपनी बेटी का नाम सुनकर तपस्वी जी अंदर से चिढ़ मच गया, और वह वेद का कॉलर पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए। पर वेद बड़ी चालाकी से एक कदम पीछे ले लिया और बोला, ना 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 तपस्वी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वह तो मेरे गार्ड थे जो कुछ नहीं किया। वेद लोहिया को हल्के में मत लेना, इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। तेरी एक गलती की वजह से तू अपना सब कुछ बर्बाद कर देगा। वेद का बात करने का लहजा तपस्वी जी और उनके परिवार वालों को किसी को भी पसंद नहीं आया। भला आएगा भी क्यों? क्योंकि उसकी जो बोलने का तरीका था वह एकदम गुंडों वाली था। वह सिर्फ दादागिरी कर रहा था। तपस्वी जी पीछे मुड़कर अपने परिवार वालों को देखे और बोले, तुम सब अंदर रहो, और हाँ, दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर वह जाने को हुए कि गरिमा जी और उनकी दोनों बेटियां आगे आई। सबसे आगे पलक आई और रोते हुए अपने पापा का हाथ पकड़ बोली, नहीं पापा, आप कहीं नहीं जाओगे, ये गुंडा है। पलक भूल गई थी कि दोपहर में गुंडा बोलने की वजह से वेद ने उसकी कलाई मरोड़ दिया था, और वही गलती उसने दोबारा दोहरा दिया। अब तो वेद की आंखों में खून उतर आया, और वह झटके में अपनी कदम आगे बढ़ाते इस बार उसने पलक के बालों को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए दांत पीसते कहा, वापस तूने वही शब्द यूज़ की जिससे मुझे सख्त नफरत है। आज तेरे घर वालों के सामने वह हश्र करूँगा, देखा तो दूर, कभी सुना भी नहीं होगा। इतना बोलकर वेद ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाला और पलक के माथे पर पॉइंट करते हुए कहा, बहुत शौक है तुझे लोगों का कैरेक्टर बताने का। वेद बोल ही रहा था कि इतने में तपस्वी जी वेद का हाथ पकड़ते हुए बोले, मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वह तो बच्ची है, तुम तो समझदार हो। मेरी बच्ची को कुछ मत करना, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। वही हाल गरिमा जी का भी था, और नंदिनी तो दादी को पकड़ के रोने लगी। सब के सब घर वाले परेशान हो गए।
इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, पर अचानक से पता नहीं कहाँ से तूफान आ गया। हंसता खिलता परिवार को तबाही मचा दिया। तपस्वी जी वेद का हाथ पकड़ा तो वह उन्हें अपनी खूंखार आंखों से घूर कर देखने लगा, पर तपस्वी जी बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि उनकी बेटी उसके कब्जे में जो है। वही पलक अपने दोनों हाथों से वेद के हाथों को पकड़ के अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके आंखों से आंसू झरझर करके बह रहे थे। तपस्वी जी वेद का हाथ पकड़े हुए थे। तब तक गरिमा जी तेजी से आगे आकर वेद के पैर पकड़ के जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने वेद का पैर कस के पकड़ा हुआ था और उनका इस तरह से पैर पकड़ता वेद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गरिमा जी रोती हुई बोली, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे हम लोग करेंगे, कृपया करके आप हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए। गरिमा जी का इतना कहना कि वे जो पलक के बालों को पकड़ा था, धीरे धीरे वह छूटने लगा और उसने जोर से उसके बालों को छोड़ा तो पलक धड़ाम से नीचे गिर गई और वेद अपना पैर छुड़ाने लगा जो गरिमा जी पकड़ी हुई थी। वह जोर से झटका जिससे गरिमा जी थोड़ी दूर हो गई और वह पीछे हो गया। गरिमा जी तुरंत अपनी बेटी पलक को उठाकर उसके पीठ को सहलाने लगी। वहीं तपस्वी जी हाथ जोड़ के वेद से पूछने लगे, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं, फिर तुम क्यों आकर हमें तकलीफ दे रहे हो? गरिमा जी पलक को उठाकर अंदर लेकर जाने लगी तो वहीं वेद की नज़र अभी भी पलक पर ही था, जो अंदर जाते हुए वेद को ही देख रही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल लाल हो चुका था और उसकी आंखों में नफरत साफ साफ दिखाई दे रहा था। गरिमा जी जैसे पलक को अंदर लेकर गई तो तपस्वी जी ने 2 कदम आगे जाकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और दरवाज़ा बंद होते ही गरिमा जी और बाकी घर वाले परेशान होने लगे, क्योंकि उन्हें फिक्र था कि कहीं तपस्वी जी को कुछ हो ना जाए। अंदर मौजूद दादी अपने बेटे के लिए रोने लगी। वैसे उन्हें भी सबका फिक्र था, पर उन्होंने जो अपनी आंखों से जो देखा तो उनके अंदर डर बस गया, कहीं वह आदमी उनके बेटे को जान से ना मार दे। तपस्वी जी ने दरवाज़ा इसलिए बंद किया कहीं यह लड़का वापस उनके परिवार वालों को अपने कब्जे में ना ले ले और अपने परिवार वालों की वजह से वह कमज़ोर पड़ जाएंगे। अब उन्होंने वेद से सवाल करते हुए पूछा, जहाँ तक मुझे पता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर तुम क्यों आकर हमें और हमारे परिवार को तकलीफ़ दे रहे हो? तपस्वी जी वेद को थोड़ा साइड में ले जाकर बातें करने लगे। वहीं अंदर से गरिमा जी और उनकी बेटियां खिड़की खोलकर अंदर से देखने लगी, क्योंकि वह डर तो रही थी कहीं उनके पापा को कुछ कर ना दे। अंदर से सब लोग चिल्लाने लगे। सोसाइटी बहुत बड़ा था, आसपास के दुकान वाले जा रहे थे, जिन्हें बिल्कुल भी भनक नहीं लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तपस्वी जी वे से बात कर रहे थे, तब तक अंदर खिड़की से आवाज़ आया, पापा इससे डरना नहीं, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पलक का इतना कहना कि वेद घूर कर खिड़की की तरफ देखने लगा और तपस्वी जी को धमकी देते हुए कहा, तपस्वी तेरी बेटी बहुत बोलती है, इसको संभाल के रखो वरना। तपस्वी जी तुरंत हाथ जोड़ते हुए बोले, वह नादान है, उसने कभी ऐसा माहौल देखी नहीं जिसकी वजह से वह डर गई है। अगर तुम्हें मुझसे बात ही करना था तो मेरा इंतज़ार कर लेते, इस तरह मेरे परिवार वालों को तकलीफ़ देके तुम्हें क्या मिलेगा? वेद बोला, सुन तपस्वी, ना मैं तुझे जानता और ना ही तू, 1 महीने का तुझे टाइम दे रहा हूँ, अपना दुकान कहीं और डाल ले, ये जगह खाली चाहिए, समझा या नहीं? जल्दी बता मुझे।
जमीन का नाम सुनते ही अब जाकर तपस्वी जी को पूरा मंजर समझ में आया और इतनी देर से वह जो भीख मांग रहे थे अब उनके चेहरे का रंग ही बदल गया और वह सोच में पड़ गए, क्योंकि इतने सालों से कोई न कोई आकर उन्हें धमकियां देता था, पर वेद जैसा आदमी आज तक नहीं आया था। तपस्वी जी को इतना सोचता हुआ देख वेद बोला, अब क्या हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तपस्वी जी उदास मन से बोले, देखो, ये ज़मीन के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं ही नहीं बल्कि जिन जिन लोगों का दुकान है वह सब बेघर हो जाएंगे। तुम एक बार उस भावेश को बता दो कि वह हमसे जगह ना ले। जगह देने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। ऐसे रोने और गिड़गिड़ाने वाले वेद को बिल्कुल भी पसंद नहीं और वह चेतावनी देते हुए कहा, सिर्फ एक महीने के बाद मैं खुद आऊँगा और हाँ, एक बार सुबह मैं सभी को बता दूंगा, क्योंकि बाद में तुम सब ये मत कहना कि बताया नहीं। इतना बोलकर वेद बिना तपस्वी जी की बातें सुने बगैर कार के तरफ बढ़ गया। वहीं तपस्वी जी उसके पीछे पीछे आने लगे, पर वेद कार का दरवाज़ा खोल बैठ गया और आगे ले सीट पर टाइगर और ड्राइवर बैठकर कार तेज रफ्तार में वहां से चली गई। वहीं तपस्वी जी जमीन पर बैठकर रोने लगे तो वहीं अंदर से खिड़की में से उनका परिवार देखकर रो रहा था। इधर कार में बैठते ही वेद अपना हाथ अपने माथे पर रगड़ने लगा कि तभी उसकी उंगलियों में पलक के 2 बाल फंसे थे, क्योंकि उसने उसके बालों को बहुत मजबूती से पकड़ा था, जिसकी वजह से उसके कई बाल टूट गए थे। उसका बाल अपने हाथ में देख वेद अपने हाथ को झटकने लगा, जैसे कि उसके हाथों में कुछ गंदगी लगा हो, और ड्राइवर को ऑर्डर देते हुए कहा, कार जल्दी से होटल लेकर चलो। कुछ देर में होटल पहुंच गया और जब अपने रूम में आया तो वह सीधे वॉशरूम में गया और अपने कपड़े उतार कर नीचे फ्लोर पर फेंकने लगा और शावर के नीचे खड़ा हो गया। वह अभी भी अपने हाथों को रगड़ रगड़ के साफ किए जा रहा था। डियर रीडर्स, आज के लिए सिर्फ इतना। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में मेरे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि सारे अपडेट आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच।